गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपने अभी काफ़ी बार ऐड सुनी होगी कि ऑनलाइन गेम्स की, कि ड्रीम इलेवन पे आओ ना महाराज, ड्रीम बनाएं, जंगली रमी पे आओ ना महाराज। और फिर उसके बाद सर्कल की भी सुनी होगी। तो ये जो काफ़ी आईपीएल की वजह से तो काफ़ी सारी चीज़ें और उन उस रिलेटेड जो गेम्स है वो काफ़ी आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग से यूथ एंड जो यूथ मतलब जो खास करके टीनेजर्स एंड उसके साथ साथ जो यूथ है, खास करके जो अनएम्प्लॉयड है, वो इस सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और जिनके पास ज़्यादा मतलब एजुकेशन नहीं है, वो इस तरीके का काम वो ज़्यादा करते थे। तो इस पे गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस लाने की कोशिश करी है, मतलब इस पे बिल लाया एंड आई थिंक वो पास भी हो गया है। तो इस चीज़ का हम सोशोलॉजिकल एनालिसिस देखेंगे कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से कैसे उस चीज़ को एनालाइज किया जाता है, और उस बिल को और वो जो इनिशिएटिव लिया गया है बाय द गवर्नमेंट, तो वो सोसाइटल जो एडिक्शन है उसको कैसे कर्ब करता है, ये भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट ये जो सारे गेम्स है ये रियल मनी गेम्स, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको पैसा लगाना पड़ रहा है एंड देन कुछ आपको इस भरोसे पे रखा जाता है कि आपको बड़ी अमाउंट मिलेगी। मतलब काइंड ऑफ 21 दिन में पैसा डबल वाली बात, इस टाइप की चीज़ें हो रही है। तो ये थोड़ी मतलब देखा जाए तो ये टाइप की गैम्बलिंग ही है यहाँ पर। तो यहाँ इस चीज़ में जो गवर्नमेंट ने बिल लाया है वो क्या चीज़ें बैन करता है, मतलब किस चीज़ वो एक्चुअली सोसाइटली क्या उस किस चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक तो पहली बात तो पब्लिक हेल्थ, देन मोरालिटी, क्योंकि वहाँ पर वो भी चीज़ इन्वॉल्व है कि आप किस तरीके से पैसा लूट रहे हो छोटे गरीब लोगों का। देन सिक्योरिटी वाली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की भी बात आती है वहाँ पर। और गवर्नमेंट ने क्या करा है फिर उस केस में कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी लिए कि ई स्पोर्ट्स और एजुकेशनल गेम्स को बैन नहीं किया गया और उसको एनकरेज किया जाता है। एंड थर्ड थिंग और क्या कही कि सेंट्रल गेमिंग अथॉरिटी डेवलप की जाएगी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। नाउ वी विल सी कि जो पर्सपेक्टिव्स है उनका क्या कहना है इस मामले में। सो फर्स्ट इज फंक्शनल पर्सपेक्टिव। फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या देखते हैं कि गेमिंग जो ओवरऑल है, अब इसमें आप वीडियो गेम्स, एजुकेशनल गेम्स या जो ये रियल मनी गेम्स है इनको भी इन्वॉल्व करा, तो वो क्या करते हैं, एक सोशल कोहेजन फॉस्टर करते हैं। मतलब सोशल कोहेजन मतलब लोगों को साथ में लेके आने का काम करते हैं और एक बॉन्डिंग बनाते हैं। बट इस केस में क्या हो रहा है कि रियल मनी गेम्स क्या दिखा रहा है, यहाँ पर नॉर्मलेसनेस हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर जो चीज़ें नॉर्मली जैसी चलनी चाहिए कि सोसाइटी में सब काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे लीगल वे से, वैसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो ऐसे एनोमी बढ़ती जा रही है, तो रियल मनी गेम्स क्या कर रही है, एनोमी बढ़ाने के काम कर रही है। और कैसे, एडिक्शन के कारण। ठीक है। तो यहाँ जो बिल आ रहा है ये क्या कर रहा है, ये ऑर्डर रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये जो यहाँ पर डेविएंसी आ रही है एनोमी के कारण, उसको वापस सही रास्ते पर लाने को सोसाइटी का वो काम कर रहा है ये जो बिल नया लाया है रेगुलेशन वाला। ठीक है। और जो सेकंड चीज़ पॉजिटिव करी थी कि सोशली बेनिफिशियल जो गेम्स थे, तो उस चीज़ को मतलब जो एजुकेशनल गेम्स, उससे क्या करना जा रहा है कि कलेक्टिव कंसाइंस वापस बिल्डअप हो रहा है। तो पूरी तरीके से गेमिंग को बंद नहीं किया जा रहा है, बट जो अच्छे गेम्स हैं, जो एजुकेशनल गेम्स हैं, उनको रखकर एक कलेक्टिव कंसाइंस डेवलप करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। सेकंड पर्सपेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट वाला पर्सपेक्टिव, जिससे क्या दिखा रहा है कि जो ये रियल मनी गेम्स है वो खास करके कौन से सोसाइटी के क्लास को टारगेट कर रहे हैं, जो वल्नरेबल क्लास है। और उससे क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो कि जो स्लम्स में रहते हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, देन जो दिहाड़ी पे काम करते हैं ना, डेली वेज वर्कर्स, वो वाले। अब डेली वेज वर्कर्स का क्या होता है कि सबको क्या लग रहा है कि मेरे पास आज दिन के 300 रुपये आ गए, तो मैं इस 300 को जंगली रमी पे डाल के कैसे 3000 करूँ, ये उनका टारगेट होता है। तो मतलब विदाउट एनी एफर्ट्स और इन लेस टाइम जो ज़्यादा रिटर्न दे, और एक्स्ट्रा रिटर्न की लालच में वो इस
रियल मनी गेम्स पर पैसा अपना डालते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि देखिए इस रियल मनी गेम्स का एक मतलब एक बिजनेस मॉडल कैसा होता है कि मान लो 100 लोग या 5 लोग हैं, सबने अपने 10-10 रुपए डाले हैं यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे, जो गेम का ये गोल है वो क्या कहेगा कि मैं आपको दूंगा 50 रुपए, आपको दूंगा 30 रुपए यहाँ पर। तो इस और सिर्फ ये वाले बंदे को वो जितवाएंगे और उसको वो 30 रुपए देंगे। तो बचे जो 20 रुपए वो तो उनके पॉकेट में चले गए। तो इससे क्या, और ऐसे हमारे इंडिया में डेटा के थ्रू आया था कि जो डीमैट अकाउंट है जिससे हम शेयर मार्केट पे पैसा डालते हैं, डीमैट अकाउंट्स टोटल कुल मिला के शायद कुछ 4 करोड़ के आसपास है कुछ है। और जो जंगली रमी या रियल मनी गेम्स पे जो अकाउंट है वो कुछ 20-30 करोड़ के आसपास है। तो इससे दिखाया जा रहा है कि हमारी जो पब्लिक है वो शॉर्ट टर्म गेन्स या कम एफर्ट्स में ज़्यादा पैसा पाने की लालच में कितनी ज़्यादा मतलब लोग जुड़े हैं, और ना कि एक्चुअली फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो शेयर मार्केट से दी जाती है वो यहाँ पर वो नहीं करना चाह रही है। एसआईपी वाला जो सिस्टम है म्यूचुअल फंड्स वाला वो भी नहीं करना चाह रहे, वो सारे शॉर्ट टर्म गेम्स में लगे हुए हैं। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा ये जो गेमिंग कंपनीज है ये उठा रही है, ये जो गैम्बलिंग वाला जो बिजनेस मॉडल है इससे। तो इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी में इनइक्वलिटी बढ़ रही है और क्लासेस में भी इनइक्वलिटी, जो गरीब है वो गरीब तबका और गरीब बनता जा रहा है। सेकंड चीज़, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से ये भी देखा जाएगा कि जो ये ई स्पोर्ट्स रेगुलेट किया जा रहा है तो इसमें कुछ चुनिंदा कंपनीज को फायदा होगा। तो इससे क्या दिख रहा है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से कि स्टेट बैक कैपिटलिस्ट कंट्रोल आने जा रहा है यहाँ पर, और कुछ चुनिंदी ये लोगों को या कंपनीज को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें अगर बैन की जाएगी तो जो लोगों पे निर्बंध या बैनिंग नहीं लगाई जा रही तो उन चीज़ों उन कंपनीज को ज़्यादा फायदा होगा इस केस में। तो देन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का ये कहना है कि ये यहाँ पर स्टेट बैक कैपिटलिस्ट कंट्रोल आने जा रहा है, और स्टेट हेल्प कर रहा है कुछ कैपिटलिस्ट लोगों को कि वो ज़्यादा पैसा कमाए। थर्ड पर्सपेक्टिव आएगा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाला, जो दिखाता है कि एक सिंबल के वजह से कैसे सोसाइटी में इंटरेक्शन बढ़ता भी है, एंड देन कोई बंदा है वो अपनी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गेमिंग से भी अपनी आइडेंटिटी लोग या मतलब जो बच्चे खास करके वो अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बन रही है उससे। जैसे मान लो आपने पबजी खेला होगा, तो पबजी में क्या होता है, अलग अलग आपके पास गैजेट्स होते हैं, रोल्स, मतलब आप वहाँ पर एक मस्कुलर बॉडी दिखा सकते हो, अपना नाम सेट कर सकते हो, जो कोड नेम जो भी है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी यहाँ पर क्रिएट की जा रही है, और बच्चे जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं कर पा रहे वो वर्चुअल वर्ल्ड में वो करने की कोशिश कर रहे हैं या वो अपने आप को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव देता है कि यहाँ पर एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। देन और ये चीज़ बता रहा है कि ये जो बिल है ये क्या करने जा रहा है, ये जो रियल मनी गेम्स जो डेविएंट और एक सेल्फ परसेप्शन जो लाता है उस चीज़ को सेफर गेमिंग की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब उस केस में वो सेम जो एनोमी है उसको वो ऑर्डर पे रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। ये हो गया। देन आते हैं हम पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव पर। पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव के जो थिंकर है वो है जीएन बॉल्ड्रिलार्ड। तो वो कहते हैं कि ये जो गेमिंग वर्ल्ड है, खास करके आपने वर्चुअल रियलिटी वाले गेम्स देखे होंगे या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी वाले गेम्स देखे होंगे, तो उससे क्या कर रहे हैं वो हाइपर रियल आइडेंटिटी या हाइपर रियल वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा वो पोकेमॉन गो नाम का गेम आया था, उससे क्या होता था कि रियल वर्ल्ड का पिक्चर दिख रहा है, मतलब जैसे यहाँ पर बिल्डिंग है और वो आपने अगर वो कैमरा सॉरी वो ग्लासेस पहने तो आपको यहाँ पर पोकेमॉन दिखेगा, आपको यहाँ पर कुछ मतलब कुछ कॉइन्स टाइप दिखेगा जिसको आपको पाना है, उस पोकेमॉन को पकड़ना है। तो रियल वर्ल्ड में दिखेगा कि जैसे ये रास्ता है गाड़ी जा रही है तब भी वहाँ पर पोकेमॉन दिखेगा। तो
तो ये हाइपर रियल वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो गेमिंग एप्स है। इससे क्या हो रहा है कि ये रियल मनी गेम्स है ना, ये रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को ब्लर कर, वो जो बीच का जो पर्दा है उसको ब्लर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड एडिक्शन बढ़ती जा रही है यहाँ पर। तो ये जो नया बिल है वो काउंटर तो कर रहा है, बट इससे क्या हो रहा है, एक चीज छूट गई है जो कि मैंने आपको बताया। ऑगमेंटेड रियलिटी में ऐसे भी कुछ गेम्स है जैसे कि क्रिकेट है वो, या फिर बॉक्सिंग है, या फिर रेसिंग है, तो उसमें एक कमोडिफाइड स्पेक्टिकल्स आते हैं, मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी वाले स्पेक्टिकल्स, जिससे हम बॉक्सिंग कर सकते हैं। और वो तो मतलब वर्चुअल वाली बॉक्सिंग है, बट हाथ तो हम एक्चुअली घुमा रहे हैं, बट और वर्चुअल वर्ल्ड में किसी बॉक्सर को लग रहा है, वो ऐसे दिखाता है। तो इन सारी चीज़ों को, मेंटल हेल्थ पे जो असर हो रहा है उस चीज़ को ये बिल कहीं कवर नहीं करता। तो ये पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ये कहना चाह रहा है कि दो इट इज ट्राइंग टू कर्ब द एडिक्शन, बट इट इज नॉट ट्राइंग टू होलिस्टिकली एड्रेस द मेंटल हेल्थ इशू थ्रू द कमोडिफाइड स्पेक्टिकल्स। ठीक है, ये एक चीज होगी। अगला पर्सपेक्टिव है गांधीयन वाला पर्सपेक्टिव। अब गांधी का ये क्या था, उन्होंने डीपीएसपी में अलग अलग जो चीज़ें थी जिन पर रोक लगानी चाहिए थी, जैसे कि ये था अल्कोहलिज्म था, एंड देन गाय हत्या, जो गो हत्या करते हैं वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने सारे वाइसेस, मतलब जो पाप करते हैं उन सब की लिस्ट बना के दी थी कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी। तो गांधीयन पर्सपेक्टिव से ये जो रियल मनी गेम्स है, जंगली रमी, ये मॉडर्न वाइस है, मतलब मॉडर्न तरीके का पाप है, जैसे अल्कोहल है। तो ये गांधीयन पर्सपेक्टिव ये चीज़ आगे रखना चाह रहा है कि ये हमें चीज़ नहीं करना चाहिए, एंड फिर गवर्नमेंट का बिल एक्चुअली गांधीयन पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाह रहा है। देन आता है अम्बेडकर राइट पर्सपेक्टिव। अम्बेडकर राइट पर्सपेक्टिव क्या दिखा रहा है, या सबल्टन वाली चीज़ें दिखा रहा है। सबल्टन पर्सपेक्टिव मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो सोसाइटी का जो सबसे नीचे का तबका है, जो क्लास है, जो कि डेली वेज वर्कर है, स्लम ड्वेलर्स है, लो कास्ट पीपल है, तो इन सब का ज़्यादा ट्रैप होने का ज़्यादा चांस है इस रियल मनी गेम्स में। और वो क्या हो रहा है, वो और डेट के नीचे दबते जा रहे हैं, और ज़्यादा गरीबी पॉवर्टी में बढ़ते जा रहे हैं। ये अम्बेडकर राइट पर्सपेक्टिव यहाँ पर दिखाना चाह रहा है। और उनका ये कहना है कि ये जो कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटीज है ये और ज़्यादा पॉवर्टी में कन्वर्ट होती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, अब इसके बाद आशीष नंदी है, उनका एक पर्सपेक्टिव है अलग। तो उनका ये कहना है कि जो इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स थे, जैसे हम कह सकते हैं कि मल्ल खांब एक है जो कि एक्चुअली फिजिकल गेम्स है, हम ग्राउंड पर जाके खेलते, कबड्डी है। ठीक है, तो ये सारे गेम्स ना खेलकर हमारी जो आज की पीढ़ी है वो ये ऑनलाइन गेमिंग जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती जा रही है, और उसके कारण हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको इरोड किया जा रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ सामने रखते। सेकंड थिंग वो ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है ये रियल मनी गेम्स को तो रेगुलेट कर रहा है, मतलब बैन तो कर रहा है, बट उसमें ये चीज़ हो रही है कि जो ऐसी कोई कंपनीज हो सकती है जिन्होंने क्रिएटिव गेमिंग बनाई होगी, उनको ये ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच, मतलब ये जो बिल है उनको भी बैन करने की मतलब कोशिश कर सकता है। तो इससे ये नहीं होना चाहिए कि जो क्रिएटिव फील्ड है, क्रिएटिव इनिशिएटिव्स है, उनको कर्ब नहीं होना चाहिए, उनको कोई मतलब उन पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ऐसा ये आशीष नंदी का पर्सपेक्टिव है। देखिए, आशीष नंदी का पर्सपेक्टिव वो खुद उन्होंने नहीं कहा है, बट हम ये कह रहे हैं कि उनका पर्सपेक्टिव अगर होता तो क्या कहते वो। तो ये थिंग हमें यहाँ पर बताई जा रही है। एक्चुअली आशीष नंदी का पर्सपेक्टिव हमेशा इंडियन कल्चर को लेकर बहुत सॉफ्ट रहा है, और इंडियन कल्चर को कैसे प्रमोट किया जाएगा या वेस्टर्नाइजेशन को कैसे, मतलब उन्होंने थोड़े नेगेटिव टोन में कहा है हमेशा उनके बारे में। ठीक है, ये एक हो गया। अब लास्ट पर्सपेक्टिव है कंटेम्प्रेरी वाला, कि जो दीपंकर गुप्ता का है। तो दीपंकर गुप्ता ये कहते हैं कि ये जो गेमिंग वाला कल्चर आया हुआ है उससे क्या दिखता है, उससे हमारे कंज्यूमरिस्ट डिजायर दिखते हैं। हम हमेशा चीज़ें कुछ खरीदना चाह रहे हैं, या हमें और ज़्यादा पैसा चाहिए नई गाड़ी लेने के लिए, नए घर लेने के लिए, नया फ्रिज लेने के लिए, एसी लेने के लिए, या PS4 PS5 लेने के लिए।
तो what does it show? It shows that we have an consumerist desire, consumerist behavior, and also it reflects कि we are more into addiction of less time and efforts gain, or gain without work. तो हमने यहाँ पर कहा था ना कि वर्क और इकोनॉमिक लाइफ है, तो वर्क हमें क्या देता है? वर्क हमें क्या देता है? वर्क हमें देता है पर्पस, और वर्क हमें देता है कैपिटल। तो ये जो लोअर क्लास पीपल है वो क्या चाह रहे हैं कि उन्हें यहाँ से मतलब बिना काम करे उन्हें पैसा मिलना चाहिए, तो दे आर ट्राइंग टू अचीव दिस विदाउट दिस और विदाउट एफर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंज्यूमरिस्ट डिजायर दिखा रहा है। और सेकंड चीज वो ये कह रहे हैं कि मतलब उनका ये पर्सपेक्टिव कि ये जो बिल है ये मेन चीजों को एड्रेस ही नहीं कर रहा है। वो जो स्ट्रक्चरल इशू है अपने सोसाइटी में, क्या है स्ट्रक्चरल इशू? अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, अगर लोग काम करते चुपचाप से तो ये एडिक्शन लगता ही नहीं ना। लोग खाली बैठे तभी तो जाके ये वो ऑनलाइन गेमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक इनइक्विलिटी और जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है उसको गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही है। गवर्नमेंट बस ऊपर ऊपर वाली चीजों को देख रही है, बट जो अंदर अंदरूनी जो चीज है सोसाइटी की, तो उस चीज को एड्रेस करो, ऐसा दीपांकर गुप्ता का कहना है। ठीक है, तो ये हमें काफी डेप्थ तरीके से सोशियोलॉजिकल एनालिसिस हमने कराया, और इसको बहुत अंदर की चीजों से मतलब बाहर निकल के आती है कि एक्चुअली रियल रीजंस क्या है और उसके सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे होते हैं, ये कैसे हो सकते हैं। ये अलग अलग क्लासेस के हिसाब से देख सकते हैं, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ से देख सकते हैं। हमने यहाँ पर पेपर 1 वाला भी देखा, जैसे यहाँ पर अप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है वो। एक तो मार्क्स थिंकर्स तो हमने सारे देख ही लिए, देन स्ट्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें देख लिया हमने कि स्ट्रेटिफिकेशन में कैसे कि लोअर क्लास पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। देन वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में हमने देखा। देन उसके बाद चलो किनशिप में तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। सोशल चेंज में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी कैसे नेगेटिव सोशल चेंज लाने की कोशिश कर रही है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद रिलीजन तो कुछ खास है नहीं यहाँ पर। पेपर 2 की बात करते हैं हम। पेपर 2 में चलो ये तो थिंकर्स हमने उसमें देख लिए। ए आर देसाई भी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ही था उनका। ट्राइबल में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। कास्ट में है, लोअर कास्ट जैसे अम्बेडकराइट पर्सपेक्टिव यहाँ पर हमने देखा। देन उसके बाद सोशल चेंज वाला है, एजुकेशन सोशल चेंज ठीक है, काइंड ऑफ थिंक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ आ जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। लेबर वाला पॉइंट जो है, लेबर जो है लोअर क्लास पीपल, वो दे आर मोर एडिक्टेड टुवर्ड्स दिस। देन सोशल मूवमेंट में भी कह सकते हैं। लास्ट में जो ये है डेवलपमेंट वाले चीज़ें, डेवलपमेंट और सोशल चेंज जिससे एडिक्शंस और वो सारी चीज़ें दिखते हैं। एंड देन पॉपुलेशन वाला चैप्टर जिसमें यूथ की चीज़ें आती है, सारी यूथ की एडिक्शंस। तो ये सारी चीज़ें, तो ये पेपर 1 और 2 में यहाँ इस दोनों चीज़ें, इतनी सारी चीज़ों पे वो लिंक होता जा रहा है ये टॉपिक। तो हमें इस पर्सपेक्टिव से सोचना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें पूरे सिलेबस को साथ में रखना है और ये सारे पर्सपेक्टिव्स उसमें लिख सकते हैं हम। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, और ये कैसे इस तरीके से लिंक किया जाता है टॉपिक। और देखिए हमेशा जनरल स्टडीज़ में कैसा होता है, मतलब सॉरी ऑप्शनल में कैसा होता है कि अगर कोई जनरल स्टडीज़ का टॉपिक यहाँ पर आ जाए तो हमारे पास उसके कोई थिंकर होते नहीं, क्योंकि ऐसा कोई थिंकर ने जनरली करंट के टॉपिक पर ऐसा कुछ कहा नहीं है, और होगा भी तो हमें वो पता नहीं होगा जनरली। तो उस केस में क्या करना है, हमें सिलेबस को देखना है अलग अलग टॉपिक्स पे कि कहाँ कहाँ लिंक होता जाएगा वो, और उस पर्सपेक्टिव से फिर ये सारी चीज़ें हमें लिखती जानी है और फ्लो उसका मेंटेन करना है। मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव चीज़ें भी सामने रखनी है उसकी। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है आंसर राइटिंग का। और दूसरा तरीका होता है कि जो ट्रेडिशनल हम लिखते हैं कि उनके थिंकर्स देन उसके क्रिटिसिजम्स या करंट रेलेवेंस, तो ये होता है, ये एक अलग लिखने का तरीका है, और ये एक दूसरा तरीका अलग है। ठीक है,
थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब करिए आप। और ज़्यादा कंटेंट अगर आपको चाहिए जो भी है आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।